तो अब तक हमने देखा था कि डॉक्टर सीओ मदद के लिए मिस्टर म्योंग को कॉल करती है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करते। इसलिए गुस्से में डॉक्टर सीओ जिनसू की खोए हुए मेमोरी उसे लौटा देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जिनसू की मॉम की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उन्होंने खुदकुशी की थी। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो दूसरा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। सच्चाई जानने के बाद सबसे पहले जिनसू अपने डैड के पास जाता है जो मीटिंग में थे। जिनसू सबके सामने अपने डैड पे चिल्लाता है कि आपने मुझे इतने सालों तक अंधेरे में क्यों रखा, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। ये देखकर सारे लोग मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। अकेले में मिस्टर म्योंग अपने बेटे को बताते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। यहाँ से सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होती है। मिस्टर म्योंग जब घर आते हैं तो वो जिनसू को अपनी वाइफ के बॉडी के बगल में बेहोश पाते हैं। उन्हें भी सदमा लगता है, पर उनके असिस्टेंट मिस्टर चोई जो अब जिनसू के पीए हैं तो मिस्टर म्योंग को वहाँ से भगा देते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो। फिर वो पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। जिनसू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर अपनी मॉम की मौत के बाद जिनसू ने खाना पीना बंद कर दिया था। साइकोथेरेपी भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए मिस्टर म्योंग ने डॉक्टर सीओ से कहकर जिनसू के दिमाग से उसकी मॉम की डेथ की मेमोरी इरेज करवा दिया था। जिनसू सारी सच्चाई मिस लिली को बताने जाता है, पर उसे तो पहले से ही सब पता था। मिस लिली एसबीसी रिपोर्टर से मिलती है और उसे जिनसू की मॉम पे आर्टिकल लिखने से मना करती है। बदले में वो उसे वादा करती है कि मैं अपने अगले केस से जुड़ी जानकारी सबसे पहले तुम्हें दूंगी। दूसरी ओर मिस्टर म्योंग जिनसू की मॉम की फोटो देखकर उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। जिनसू दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहता था, इसलिए पीए मिस्टर चोई को उसे होटल रूम में ले जाते हैं जहां वो सो सके। मिस ली जिनसू को वापस अपने घर लौट जाने को कहती है। वो कहती है कि वहाँ तुम अपनी मॉम के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना। जिनसू ऐसा ही करता है। वापस घर आने पे वो जिस भी कोने को देखता है उसमें उसे अपने मॉम के साथ बिताए हुए अच्छी यादें याद आती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है मिस ली के घर पे। मिस ली चैन की नींद ले रही थी, तभी स्योंग वुक नाम का आदमी कॉल करके बताता है कि मैं ओरियन कम्युनिटी का मैनेजर बोल रहा हूँ। आई होप तुमने मुझे पहचान लिया होगा। मैं सारी सच्चाई तुम्हें बताना चाहता हूँ। मिस ली तुरंत उससे मिलने निकलती है। जब स्योंग वुक मिस ली से मिलने के लिए निकलता है तो कुछ सूट बूट वाले लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मिस ली सुबह तक स्योंग वुक का इंतजार करती है, पर वो नहीं आता। वो उसे कई बार फोन भी करती है। फोन रिंग हो रही थी, पर बगल में स्योंग वुक की डेड बॉडी पड़ी थी। मिस ली को अपनी टीम का कॉल आता है और पता चलता है कि हान रिवर से डोंगसू नाम के एक आदमी की लाश मिली है। मिस ली जब लाश को चेक करती है तो उसे उसमें एक टैटू दिखती है, जिससे मिस ली को अपने डैड के एक पुराने केस का याद आता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मिस ली अपने डैड ह्योंग जुन के ऑफिस जाती है, जहां ह्योंग जिन एक मास सुसाइड पे काम कर रहे थे। इसी केस में ब्राइब लेने की वजह से ह्योंग जिन को सस्पेंड कर दिया गया था। इस केस के हर लाश पे ठीक वैसे ही टैटू थी जो प्रेजेंट में हान रिवर वाले लाश में थी। दरअसल ये टैटू सिर्फ ओरियन कम्युनिटी के लोग ही बनवाते हैं। प्रेजेंट में मिस ली डोंगसू की फैमिली से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि हाल फिलहाल में डोंगसू ने ओरियन कम्युनिटी ज्वाइन की थी। विक्टिम के सिस्टर को ओरियन कम्युनिटी पे ही डाउट था, क्योंकि उसके ब्रदर ने लोन पे पैसे लिए थे ताकि वो ओरियन कम्युनिटी में डोनेट कर सके। साथ ही डोंगसू ने 4 बार हान रिवर को क्रॉस किया था, क्योंकि वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था, इसलिए पानी में डूबने से उसकी मौत तो नहीं हो सकती। उसकी मौत के पीछे जरूर कोई साजिश है। डोंगसू की मॉम कहती है कि मेरा बेटा नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसकी ऑटोप्सी हो, इसलिए मैं पुलिस को ऑटोप्सी की परमिशन नहीं दूंगी। मगर डोंगसू की सिस्टर को दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए वो परमिशन दे देती है। दूसरी ओर मिस्टर एन को स्योंग वुक का केस मिलता है, जिसने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला था। साथ ही कॉल लिस्ट में नंबर मिस ली का था, इसलिए चीफ पार्क को कॉल आता है। मिस ली तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, जहां चीफ पार्क से मिस ली को स्योंगवुक की खुदकुशी के बारे में पता चलता है। इस वक्त कैप्टन सुंगू भी आ जाते हैं। उन्हें बिना किसी के बताए पता था कि ये लोग स्योंगवुक के केस के बारे में बात कर रहे थे। मिस ली ये चीज पॉइंट आउट करती है कि आपको इस बारे में कैसे पता। इस
इस पे कैप्टन सुंगवू गुस्सा हो जाते हैं और मिस ली को एक हफ्ते के लिए टर्मिनेट कर देते हैं। साथ ही वो इस केस की डिटेल मिस ली के साथ शेयर करने से भी मना करते हैं। सीन मिस ली के घर पे शिफ्ट होती है। मिस ली अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैंने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली है और अब मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन सेंटर जाने वाली हूँ। दूसरी ओर जिनसू मिस ली के डैड ह्योंग जिन के अरेस्ट होने से पहले की एक ऑनलाइन वीडियो दिखाता है, जिसमें ह्योंग जिन ओरियन कम्युनिटी के बारे में कुछ बताने ही वाले थे कि कैप्टन सुंगू आकर उन्हें ब्राइब लेने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। जिनसू अपने पीए को ओरियन कम्युनिटी की डिटेल निकालने को कहता है क्योंकि जिनसू मिस्टर ह्योंग जी की खोई हुई इज्जत लौटाना चाहता है। जिनसू जब स्योंग वू का सुसाइड लेटर पढ़ता है तो उसने उसे एक हिडन मैसेज दिखता है जिसमें स्योंग वुक ऑटोप्सी की इजाजत दे रहा था। वहीं स्योंग वुक की वाइफ भी ओरियन कम्युनिटी की मेंबर थी। ओरियन कम्युनिटी में एक रूल थी कि बॉडी को नाइफ से कट नहीं करना है, इसलिए वो ऑटोप्सी की इजाजत नहीं देती। नेक्स्ट सीन में मिस ली नाम और हुलिया बदलकर ओरियन कम्युनिटी में एंटर करती है। यहाँ सबसे पहले फोन जमा करना पड़ता है। दूसरी ओर जिनसू ओरियन कम्युनिटी के फाउंडर बोरी से मिलता है और जानना चाहता है कि आखिर क्यों तुम्हारे कई सारे फॉलोअर खुदकुशी कर लेते हैं। बोरी बताता है कि मैंने 5 जिंदगियां जी है। मैंने इस कम्युनिटी को इसलिए बनाया था ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मौत के बाद हमें नई जिंदगी मिलती है, पर मेरे कुछ फॉलोअर ने इसे गलत समझ लिया और उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके बाद बोरी जिनसू को कुछ दिन के लिए अपने कम्युनिटी में बैठने को कहता है। इधर मिस ली कम्युनिटी के लोगों से डोंगसू के बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि डोंगसू को बोरी ने बुलाया था। शायद उसे उसके सवालों का जवाब मिल गया है, इसलिए वो दोबारा कम्युनिटी में नहीं आया। आगे हम देखते हैं कि कम्युनिटी के मेंबर को एक खास टी पीने के लिए दी जाती है ताकि उन्हें अच्छी नींद आए, जिसे मिस ली नहीं पीती। वो समझ जाती है कि टी में ड्रग्स मिक्स है। मिस ली की रूममेट ये जी थी। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। इस पे ये जी रोते हुए बताती है कि मेरे डैड ने लोन ले रखा था, फिर अचानक वो कहीं गायब हो गए। मेरी मॉम और मैंने लोन चुकाने की बहुत कोशिश की, पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। फिर मुझे बूढ़ी के बारे में पता चला, अगर मेरी अगली जन्म किसी अमीर परिवार में होगी तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। यहाँ आने के लिए मुझे इस कम्युनिटी में पैसे डोनेट करने थे, इसलिए मैंने और कर्जा लिया और ये मेरी तीसरी विजिटिंग है, पर बूढ़ी ने मुझे अब तक बुलावा नहीं भेजा है। देर रात मिस ली बूढ़ी की ऑफिस में घुसकर कैमरा छिपा रही होती है। तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो उस पे हमला करती है, मगर ये क्या, ये तो जिनसू था। दोनों एक दूसरे को यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बूढ़ी कैप्टन सुंगू से मिलता है। तब हमें समझ आता है कि कैसे बिना किसी को बताए कैप्टन को स्योंग वुक की मौत के बारे में पता चल गया था। दरअसल कैप्टन शुरू से बूढ़ी के लिए काम करता था। वो बूढ़ी को कहता है कि स्योंग वुक का केस खुदकुशी साबित करके बंद कर दी जाए। अगले दिन जिनसू के पीए पुलिस स्टेशन आते हैं और मिस ली के टीम को बताते हैं कि मिस ली और जिनसू दोनों ओरियन कम्युनिटी में है। जिनसू ने बूढ़ी की फिंगरप्रिंट भेजी थी। फिंगरप्रिंट चेक करने पर पता चलता है कि बूढ़ी ने पहले कई सारे फ्रॉड कर रखे हैं। इसके बाद स्योंग वुक की खुदकुशी की खबर टीवी पर दिखाई जा रही थी। मिस ली की मॉम मिसुक उसे देखकर हैरान हो जाती है। मिसुक को अपने पास भी एक फ्लैशबैक आती है जिसमें स्योंग वुक उसके दरवाजे पे ताकाझाकी कर रहा था। जब मिसुक ने उससे बात की तो वो कहने लगा कि मैं गलत पते पर आ गई हूँ। उसके जाने के बाद मिसुक ने दरवाजे पे एक बड़ा सा बॉक्स देखा। वो उसे उठाकर अंदर ले आई और अपने हस्बैंड को कॉल किया। वो मीडिया में बयान देने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने वो बॉक्स वाली बात को सीरियसली नहीं लिया। पर अचानक उनके घर पर कुछ पुलिस वाले आ गए और उन्होंने उस बॉक्स में से ढेर सारे पैसे बरामद किए। जिसके बाद कैप्टन सुंगू ने मीडिया के सामने योंगजुन को ब्राइब लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और अकेले में उन्हें धमकाया कि सारी गलती मानकर सस्पेंड हो जाओ, इसे अर्ली रिटायरमेंट समझो, वरना तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। इसलिए योंगजुन ने खुद ही रिजाइन कर दिया। आगे कम्युनिटी में मिस ली को इस बेसी की एक न्यूज रिपोर्टर मिलती है जो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। दरअसल ओरियन कल्ट को बोरी और स्योंग वुक ने मिलकर बनाया था। वो जवान लोगों को अपने कल्ट से ये कहकर जोड़ते थे कि हमें रीबर्थ का फॉर्मूला मिल गया है
अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी और इन कम्युनिटी को डोनेट कर देते हो तो बोरी आपको अकेले में मिलने बुलाएंगे और वो आपके सारे दुख हर लेंगे और एक नई जिंदगी देंगे जिसमें कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। सारी प्रॉपर्टी अपना नाम करवाने के बाद बोरी अपने फॉलोवर को मार डालता था। इतना ही नहीं, बोरी ने अपने ही साथी स्योंगवुक को भी मार डाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि बोरी ने अपने सारे पैसे विदेश के किसी बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। अब वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के ये देश छोड़ने वाला है। पुलिस ये सारी बात स्योंगवुक की वाइफ को जाकर बताती है और ऑटोप्सी की परमिशन ले लेती है। इधर बोरी को एसबीसी रिपोर्टर की सच्चाई पता चल जाती है। एक बंदा उसे उठाकर बोरी के पास ले जाने लगता है जो मिस ली देख लेती है। वो बोरी के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करती है। तब बोरी के आदमी मिस ली पे हमला करते हैं। मिस ली जिंसू को बुला लेती है। फिर ये दोनों मिलकर बोरी के आदमियों की पिटाई करते हैं, पर जल्द ही वो मिस ली और जिंसू को बंदी बना लेते हैं। तब जिंसू कहता है कि ये मेडिटेशन सेंटर मेरे ड्रोन के अंदर है। ये ड्रोन हमारी कंपनी ने बनाई है जो ना ही दिखाई देती है और ना कोई आवाज होती है, इसलिए हमारे साथी आते ही होंगे। पर जिंसू को ये सब मजाक लगता है। वो कहता है कि पुलिस मेरे जेब में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोरी एक बटन प्रेस करता है जिससे फ्लोर खुल जाती है। मिस ली और जिंसू वाटर टैंक में गिरकर कैद हो जाते हैं। बोरी अपने कार से भागने ही वाला था, पर मिस ली की टीम उसे चारों ओर से घेर लेती है। इसके बाद हर जगह मिस ली और जिंसू को ढूंढा जाता है, पर वो नहीं मिलते। नीचे से जिंसू फ्लोर पर जोर जोर से मार रहा था, जिससे पुलिस को सारा मामला समझ आ जाता है। वो तुरंत बेसमेंट में जाकर टैंक के पैप में छेद कर देते हैं, जिससे टैंक से पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। मगर अब तक मिस ली बेहोश हो चुकी थी। फिर पुलिस मार पीट कर बोरी से उगलवाते हैं कि टैंक खोलने का बटन कहाँ है। फिर टैंक खोलकर जल्दी से मिस ली और जिंसू को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद स्योंगवुक के पेट से यूएसपी मिलती है जिसमें उनकी सारी काली करतूतों का सबूत था। साथ ही उसमें कैप्टन के ब्रेब लेने का भी वीडियो था, इसलिए कैप्टन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और मिस ली के डैड को पूरे मान सम्मान के साथ उनकी नौकरी लौटा दी जाती है। नेक्स्ट सीन में एक घायल आदमी मिस्टर मियोंग के घर के अंदर घुसना चाहता है, पर वो मेन गेट से गिर जाता है। मरते हुए वो किसी को कॉल करता है, पर कॉल पिक नहीं होती। पुलिस आती है और विक्टिम की पहचान दैहुन नाम से होती है। दैहुन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। मिस्टर मियोंग के घर पे लाश मिलने से मीडिया जमा हो जाती है और कई सारे सवाल करती है, जिस पे मिस्टर मियोंग कहते हैं कि हमारी फैमिली दैहुन को नहीं जानती और अगर इस कत्ल में हमारे परिवार का कोई भी मेंबर मुजरिम साबित होता है तो उससे सजा जरूर होगी। दैहुन की कॉल लिस्ट से पता चलता है कि मरने से पहले वो जिंसू के स्टेप ब्रदर स्योंगरू को कॉल कर रहा था। जिंसू स्योंगरू से इस बारे में सवाल करता है, पर स्योंगरू कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है और मुझे कॉल क्यों कर रहा था। मगर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें दैहुन पे हमला होने से पहले एक कार उसका पीछा कर रही थी, जिससे ह्योनबई नाम का अपराधी चला रहा था। इसलिए पुलिस ह्योनबई को पकड़ने के लिए एक खाली वेयर हाउस जाती है जहाँ ह्योनबई एक हुडी मैन से बात कर रहा था। पुलिस के आते ही वो फरार हो जाता है। जिंसू उसका पीछा करके पकड़ लेता है, पर जैसे उसका फेस देखता है तो दंग रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जिंसू का भाई स्योंगजू था। ह्योनबई और स्योंगजू को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां लॉयर के आने के बाद स्योंगजू अपना मुंह खोलता है। वो बताता है कि दैहुन मेरी मॉम के कॉलेज में सीनियर हुआ करता था और वो उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। ये बात पुरानी थी, पर जैसे उसे पता चला कि मेरे डैड मेयर के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो फिर से मेरी मॉम को ब्लैकमेल करने लगा। इसलिए मैं ह्योनबई के साथ मिलकर दैहुन को डराना चाहता था, पर वो हमारे हाथ लगने से पहले ही मारा गया। ह्योनबई सारा इल्जाम खुद पे ले लेता है, ये बोलकर के स्योंगजू ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं दैहुन का मुंह बंद करवा सकूं, मगर मेरे में लालच आ गया, इसलिए मैंने दैहुन को मारकर सारा पैसा खुद रख लिया। केस क्लोज हो जाती है, पर जिंसू को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे दैहुन की एविडेंस बॉक्स में से स्योंगजू की बचपन की कई सारे फोटो मिलते हैं। एक पे दैहुन स्योंगजू को अपना बेटा कह रहा था, यानी मिस्टर मियोंग स्योंगजू के बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। जिंसू अपनी स्टेप मॉम हेजा को कन्फ्रंट करता है, तब हेजा जिंसू के पैर पड़ जाती है और कहती है कि इस बात को राजी रहने दो, वरना स्योंगजू
जिंसू की लाइफ खराब हो जाएगी। जिंसू अपने भाई के एहसानों तले दब जाता है, पर वो अपनी ड्यूटी से बेईमानी भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिंसू अपने घर के सीढ़ियों पे बैठा था। उसे एक बोर्ड लूज लगती है, उसके अंदर उसे स्लीपिंग पिल्स मिलती है। तभी जिंसू को अपने बचपन की एक फ्लैशबैक आती है जिसमें उसकी मॉम स्लीपिंग पिल्स खाती थी और छोटे जिंसू को समझाती है कि इस दवाई को कभी हाथ मत लगाना, इसकी ओवरडोज होने से इंसानों की मौत भी हो सकती है। इससे जिंसू काफी घबरा जाता है कि कहीं मेरी मॉम को भी कुछ हो न जाए, इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स से सीढ़ियों में छुपा देता है और स्लीपिंग पिल्स की शीशी में कैंडीज डालकर अपनी मॉम को दे देता है, जिससे उसकी मॉम काफी इमोशनल हो जाती है और वादा करती है कि मैं दोबारा कभी स्लीपिंग पिल्स नहीं लूंगी। तभी डोरबेल बजती है। इससे जिंसू के दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं कि अगर मैंने स्लीपिंग पिल्स छुपा दी थी जो अब मुझे मिली है, तो मेरी मॉम की मौत स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज से कैसे हो सकती है। जिंसू अपने डैड को कन्फ्रंट करने अपने फार्म हाउस जाता है। वो उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आपने ही मेरी मॉम को मारा है। मिस्टर म्योंग बताते हैं कि मैं हीजा को डाइवोर्स देकर तुम्हारी मॉम के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता था, भला मैं उसे क्यों मारूंगा। जिंसू को उनकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस्टर म्योंग की बॉडी मिलती है। उन्होंने शराब में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर खुदकुशी कर ली थी। जिंसू को यकीन नहीं होता कि मिस्टर म्योंग जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी भी खुदकुशी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस ली को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि मिस्टर म्योंग की मौत स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज से हुई, पर मौके वारदात पे ना तो स्लीपिंग पिल्स मिली ना ही उसकी शीशी। इसके बाद जिंसू मैसेज करके मिस ली को बुलाता है और कल रात की सारी बात बताता है। फिर वो कहता है कि डैड मेरे साथ बैठ कर ड्रिंक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बोतल से शराब निकाल कर मुझे दी। अगर उन्होंने शराब में स्लीपिंग पिल्स मिलाई होती तो मुझे वो शराब पीने को नहीं कहते। मिस ली कहती है कि मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया था, तुम काम पे वापस आ सकते हो और हम मिलकर तुम्हारे मॉम और डैड के केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगले दिन जिंसू जेल में डॉक्टर सीओ से मिलता है और अपनी सारी मेमोरी वापस लाने को कहता है। उसे हाइप्नोसिस के बाद याद आता है कि उस रात डोरबेल हीजा ने बजाया था। प्रेजेंट में पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिसमें मिस्टर म्योंग के घर से एक कार रात के 1 बजे निकलते हुए दिखती है, पर उसमें हीजा थी या सिंगजू ये पता नहीं चल रहा था। इसलिए मिस ली जिंसू के पीए को कॉल करके मदद मांगती है। दरअसल वो चाहती है कि मिस्टर चोई सिंगजू की कार का डैश कैम चेक करे ताकि पता चल सके कि उस रात गाड़ी कौन चला रहा था, पर डैश कैम का एसएसडी कार्ड किसी ने पहले ही निकाल दिया था। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। जिंसू के आने के बाद सिंगजू अपने डैड से मिलने गया था। डाइहुन केस को लेकर मिस्टर म्योंग सिंगजू से नाराज थे। वो उसे अपने बाद चेयरमैन नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए सिंगजू ने चुपके से उनके शराब में नींद की दवाई मिला दी। प्रेजेंट में सिंगजू कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। पुलिस को जिंसू के पेरेंट्स के मर्डर केस में सिंगजू पे शक था, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। मगर जिंसू का कहना था कि कत्ल जरूर हीजा ने ही किया होगा क्योंकि सिंगजू एक अच्छा आदमी है, वो क्राइम नहीं कर सकता। दूसरी ओर मिस्टर ह्योंगजू को नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान थे कि 25 साल पहले उन्होंने सही से केस इन्वेस्टिगेट नहीं किया। देर रात उन्हें अचानक याद आता है कि क्राइम सीन पर उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिले थे, जिसे उन्होंने बच्चे के फिंगरप्रिंट समझकर छोड़ दिया था। अगले दिन जिंसू फैमिली ड्राइवर से मिलता है जो 25 साल पहले उनके लिए काम करता था और उससे पता चलता है कि 25 साल पहले हीजा जिंसू की मॉम से मिलने उसके घर तो गई थी, पर वो तुरंत ही वापस अपने घर चली आई थी। फिर वो रात भर कहीं नहीं गई, जबकि देर रात को सिंगजून कहीं जा रहा था। मैंने उसे कहा भी कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर उसने मना कर दिया। उसी रात सिंगजू का एक्सीडेंट हो गया था। अब जिंसू को भी सिंगजू पे शक होता है। जिंसू के घर से जो अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट मिले थे उससे अब जिंसू चेक करता है जो कि सिंगजू के ही थे। जिसके बाद जिंसू मिस ली का गन लेता है और सिंगजू को घर पे मिलने के लिए बुलाता है। जिंसू गन पॉइंट करके सारी सच्चाई जानना चाहता है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सिंगजू की मॉम जो कि गुस्से में जिंसू के घर आई थी, पर जिंसू को देखकर वो वापस चली गई थी और घर जाकर उन्होंने सिंगजू को बताया कि अब मिस्टर म्योंग हमें इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे क्योंकि उन्हें अब अपना औलाद मिल गया है। तब
अब स्योंगजू अपनी मॉम की स्लीपिंग पिल्स लेकर जिनसू के घर जाता है। जिनसू की मॉम स्योंगजू को जूस पिलाती है और वादा करती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर म्योम से शादी करके तुम्हारी लाइफ खराब नहीं करूंगी। फिर वो स्योंगजू के लिए खाना लेने के लिए किचन में जाती है। तब तक स्योंगजू जिनसू की मॉम के फोन में अपने डैड का टेक्स्ट मैसेज देख लेता है, जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने हीजा से डिवोर्स लेने के लिए सारे पेपर्स रेडी कर लिए हैं, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। ये देखकर स्योंगजू जिनसू की मॉम की जूस में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है, जिसे पीकर वो गिर पड़ती है। फिर वो जिनसू की मॉम को बाथटब में लेटाकर वहाँ से भाग जाता है। वापस घर आने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में स्योंगजू एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही उस रात तुम्हारी मॉम को मारा था और अच्छा होता अगर मैं तुम्हें भी उसी रात मार देता। फिर स्योंगजू जिनसू को मारते हुए बताता है कि कैसे मैंने चेयरमैन बनने के लिए मेहनत की, लेकिन डैड मेरी एक गलती माफ नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने तुम्हारी हर एक गलती माफ की क्योंकि तुम उनके अपने खून थे, इसीलिए मैंने उन्हें भी मार डाला। जिनसू अपने साथ जो गन लाया था उसी गन से स्योंगजू जिनसू का किस्सा ही खत्म करना चाहता है, लेकिन तभी जिनसू रिवील करता है कि डैड को पहले से पता था कि तुम उनकी औलाद नहीं हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार किया, पर तुम इस बात से अनजान थे, इसलिए तुमने अपने नाजायज होने की बात छुपाने के लिए इतने सारे क्राइम्स किए। अब स्योंगजू को गिल्ट फील होता है और वो खुद को शूट कर लेता है, मगर गन में गोली ही नहीं थी। जिनसू बस स्योंगजू को डराने के लिए वो गन लाया था। जिनसू कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें जिंदगी भर गिल्ट के साथ जीना होगा। जल्द ही मिसली अपनी टीम के साथ आती है और स्योंगजू को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में जज स्योंगजू को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। न जाने कितने दिनों से जिनसू ने सही से कुछ खाया नहीं था, इसलिए मिसली की मॉम जिनसू को खाना खिलाती है, जिससे जिनसू रोने लगता है। तब मिसली की मॉम उसे संभालती है। नेक्स्ट सीन में जिनसू हांसू ग्रुप का चेयरमैन बन जाता है। पुलिस स्टेशन में सभी जिनसू को काफी मिस करते हैं, पर अगले ही दिन जिनसू वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। उसने अपनी कंपनी का चेयरमैन अपने पीए को बना दिया था, जिसे काम की बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस थी। इससे जिनसू की टीम काफी खुश हो जाती है। तभी पुलिस स्टेशन में एक और केस आती है, जिसे सॉल्व करने के लिए जिनसू अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।